हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से स्टडी टेक पर। यहाँ मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ BSKG 178 इग्नू स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो 100 के 100% क्वेश्चंस एक्यूरेट नहीं आते एग्जाम में, ये आपको भी पता है, बट अगर इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में तो आप इन्हें ज़रूर करें और अटैम्प्ट ज़रूर करें। बिना अटैम्प्ट करे आपको नंबर नहीं मिलेंगे। एग्जामिनर भी यही देखता है कि बच्चे ने क्वेश्चन किया है या नहीं किया है। ठीक है, तो इनमें पॉइंट्स लिखे हुए हैं, मैं इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो और कैसे अटैम्प्ट करना है ये भी आपको पता चले। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये हम समझते हैं कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस करने हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है साम दाम दंड और भेद के बारे में विस्तार से समझाइए। अगर आपके एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो ये पॉइंट्स पहले लिखते हैं। ठीक है, प्रस्तावना आपको लिखनी नहीं है, ये मैंने समझाने के लिए लिखा है कि सबसे पहले प्रस्तावना लिखनी है, उसके बाद साम का अर्थ एवं महत्व लिखना है। ये आप एक हेडिंग बनाएंगे, उसके अंदर आप पॉइंट्स के अंदर लिख सकते हैं। ध्यान रहे, थ्योरी से ज़्यादा पॉइंट्स पे एग्जामिनर ध्यान देता है, तो पॉइंट्स बना बना के लिखेंगे तो आपको एग्जामिनर को ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा और अच्छे से नंबर देगा। तो सबसे पहले हमें थोड़ा सा इंट्रो देना है इस क्वेश्चन के बारे में कि प्राचीन भारतीय राजनीति में राजा अपने शत्रुओं और अन्य राज्यों से संबंध बनाने के लिए 4 प्रमुख नीतियों का उपयोग करता था। कौन सी नीतियां थी उसकी? साम दाम दंड और भेद। ठीक है, इनका इस्तेमाल करता था। इनका वर्णन विशेष रूप से कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। ठीक है, हमने इंट्रोडक्शन दे दिया 4-5 लाइन का थोड़ा सा बड़ा करके। फिर उसके बाद हम लिखेंगे कि साम का अर्थ क्या होता है। ठीक है, उसका महत्व क्या होता है। देखो, साम का अर्थ क्या होता है कि समझाकर, ठीक है ना, क्या होता है? समझाकर, समझाकर और क्या बोलते हैं, मधुर वाणी से किसी व्यक्ति को अपने पक्ष में करना। ठीक है, साम का मतलब यही होता है कि प्यार से मोहब्बत से बात करके उसे अपनी तरफ करना, यही होता है साम का अर्थ। और इसका महत्व क्या होता है? महत्व ये होता है, जैसे मान लो कि जब कोई समस्या बातचीत से हल हो जाए तो साम नीति का प्रयोग किया जाता है। ये सबसे शांतिपूर्ण नीति मानी जाती है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं दाम का अर्थ। दाम का अर्थ क्या है? देखो, दाम में क्या होता है कि दाम का अर्थ धन, उपहार या किसी लाभ के माध्यम से अपने उद्देश्य को प्राप्त करना होता है। जैसे कोई राज्य मान नहीं रहा है किसी भी सहमति के ऊपर, तो उसको धन का लालच दिया जाता है। राजा जब किसी व्यक्ति या राज्य को धन देकर अपने पक्ष में करता था तब दाम नीति का प्रयोग होता था। ठीक है ना। यहाँ पे धन इस्तेमाल करते हैं, यहाँ प्रेम इस्तेमाल करते हैं, प्रेम से बात करने के लिए। अब दंड की अवधारणा। दंड की अवधारणा क्या है? जब साम और दाम से काम नहीं बनता था तब दंड नीति अपनाई जाती थी। दंड का अर्थ क्या होता है कि अपराधी या शत्रु को दंड देना, इससे कानून और व्यवस्था बनी रहती थी। दंड यानी कि सज़ा, इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि सज़ा दिया जाती है शत्रु को, जिससे जो कानूनी व्यवस्था थी वो बनी रहती थी। भेद नीति का स्वरूप क्या है? भेद का अर्थ विरोधी पक्ष में मतभेद या फूट पैदा करना होता था। ठीक है ना, वो आपस में ही लड़वाना होता था। इसमें क्या होता है? आपसी लड़ाई कराना। ठीक है, इस पॉइंट का मतलब ये है। आप अगर पॉइंट समझ गए तो सिंपल सी बात है, पॉइंट लिखना और पॉइंट का मतलब लिख के खत्म, क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। चारों नीति की विशेषताएं क्या है? इनकी विशेषता समझ लीजिए थोड़ा सा कि साम शांति का मार्ग है। दाम क्या होता है? लाभ का मार्ग होता है। दंड शक्ति का प्रतीक होता है कि किसमें कितनी शक्ति है वो सामने वाले को कैसे झुका सकता है। भेद क्या है? बुद्धिमान का प्रतीक होता है। ठीक है ना। जो भेद है, भेद नीति का स्वरूप है आपसी लड़ाई, मतलब दिमाग का इस्तेमाल करके, और वो सामने वाले को हरा सकता है। राजा परिस्थिति के अनुसार इनका प्रयोग करता है कि कैसी परिस्थिति बनती है। ये इनकी विशेषता है, थोड़ी थोड़ी आप लिख देना ताकि कम से कम 7-8 लाइन लिख दोगे, कंप्लीट है, इनफ है इतना। राजनीति में साम दाम और दंड भेद का महत्व क्या है? इन नीति की सहायता से राज्य की सुरक्षा, विस्तार और स्थिरता सुनिश्चित की जाती है। ये प्राचीन भारतीय कूटनीति का महत्वपूर्ण आधार है। इसी से राजा अपने राज्य को बढ़ाता है। और फिर लास्ट में निष्कर्ष लिखना है। इनको एक शॉर्ट तरीके से आप लिख सकते हैं निष्कर्ष के अंदर, सिंपल सा 4-5 लाइन लिख दोगे बहुत है, लेकिन इसे पॉइंट में नहीं लिखना है, इसे थ्योरी करके ही लिखना है। दूसरा क्वेश्चन आता है मनुस्मृति में दैनिक कर। अब ये दैनिक कर क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले सिंपल सा फंडा है, हमेशा याद रखना कि इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा आप एक्सप्लेन ज़रूर करना। जैसे मनुस्मृति प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण धर्मशास्त्र है। इसमें समाज, धर्म, न्याय, वर्णन मिलता है, लिखावट मिलती है। राज्य के संचालन के लिए कर को आवश्यक माना जाता है। ठीक है ना। मनुस्मृति में क्या देखने को मिलता है? व्यवस्था देखने को मिलती है। ठीक है ना। अब मनुस्मृति का परिचय देता है। मनुस्मृति की रचना महर्षि मनु द्वारा की गई ऐसा माना जाता है। ठीक है,
इसमें सामाजिक और राजनीतिक जीवन के नियम बताए गए हैं। मनुस्मृति के अंदर किसके नियम बताए गए हैं? सामाजिक और किसका? राजनीतिक। इनके क्या थे? नियम बताए गए हैं, ठीक है ना, इन दोनों के नियम बताए गए हैं इसके अंदर। दैनिक कर का अर्थ क्या होता है? ठीक है, जो रोजमर्रा के हम जो काम करते हैं, सिंपल सा फंडा है कि दैनिक कर का, दैनिक मतलब कि दिन, जो दिन है हमारे, उनके ऊपर जो कर हैं लगाए गए हैं, उसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है कि दैनिक कर से तात्पर्य उन करों से है जो व्यापार, उत्पादन और अन्य आर्थिक गतिविधियों पर नियमित रूप से लगाए जाते थे, ठीक है ना। जैसे रोज हम व्यापार करते हैं, उन पे कर लगा दिए, उत्पादन जो हम कर रहे हैं उस पे कर लगा दिए, है ना, जो हम आर्थिक गतिविधियां कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उस पर कर लगा दिया, वही दैनिक कर होता था। दैनिक कर के प्रकार कितने होते हैं? जैसे राजा कृषि यानी कि अपने जो कृषि है उसके अंदर कुछ परसेंट हमें राजा को देना होता है। व्यापार कर, ठीक है, पशुपालन कर तथा अन्य व्यवसाय से कर प्राप्त करता था। यह कर राज्य के आय का मुख्य स्रोत था। अगर ये कर नहीं लेगा राजा तो राज्य नहीं चलेगा, राज्य में कोई संकट आ गया तो फिर राजा कैसे संभालेगा? तो ये कर एक तरह से देखा जाए तो जरूरी है, लेकिन ज्यादा कर अगर लिया जाए तो वो तानाशाह में बदल जाता है। कर संग्रह की व्यवस्था, ठीक है, कर उचित और न्यायपूर्ण ढंग से लिया जाता था, ठीक है। अब मैंने उससे पहले भी यही बताया कि हाँ, कर तरीके से लिया जाए तो ही ठीक है। प्रजा पर अत्यधिक कर लगाने को अनुचित माना जाता है, ठीक है। यह व्यवस्था ऐसी है कि लिमिट में लेना होता है, लिमिट में जो टैक्स है लिमिट में लिया जाए, ज्यादा नहीं ले सकते क्योंकि अराजकता फैल सकती है। कर का उद्देश्य एवं महत्व। कर का उद्देश्य क्या है? कर लेने से फायदा क्या है? सिंपल सा है कि कर लेंगे तो वो प्रशासन में ही फायदा करेगी, प्रशासन की रक्षा, सुरक्षा, जन कल्याण के कार्यों में किया जाता है, इसलिए कर लिया जाता है। और निष्कर्ष, ठीक है। अब हम आते हैं तीसरे, ग्रामीण व्यवस्था। इससे थोड़ा जल्दी करते हैं, वीडियो काफी लंबी होती जाएगी, हम जल्दी से थोड़ा समझ लेते हैं। सिंपल सा है, आपको इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, मैं अपने तरीके से बता देता हूँ। प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था और समाज का मुख्य आधार गांव थे, है ना। जो प्राचीन जो भारत थी उसमें अर्थव्यवस्था का जो और समाज का मुख्य आधार क्या था? गांव था, इसलिए ग्रामीण व्यवस्था का विशेष महत्व था, ठीक है। ग्रामीण व्यवस्था क्या थी? ग्रामीण का मतलब होता है गांव, सिंपल सा फंडा है, और इसलिए ग्रामीण व्यवस्था को विशेष महत्व दिया गया था, ठीक है। ग्रामीण व्यवस्था का अर्थ क्या है? गांव के प्रशासन, सामाजिक जीवन और आर्थिक गतिविधियों के संगठन को ग्रामीण व्यवस्था कहा जाता है, ठीक है। जो इसका प्रशासन, सामाजिक जीवन और क्या है? आर्थिक जो गतिविधि है, इसको क्या समझा जाता है? गतिविधि जो है को ग्रामीण व्यवस्था कहा जाता है। ग्राम प्रशासन की संरचना, अगला पढ़ेंगे हम। गांव का संचालन ग्राम प्रमुख तथा अन्य अधिकारी द्वारा किया जाता था। वे गांव की समस्या का समाधान करते थे। कौन करते थे? जो ग्राम का संचालन था, ग्राम का प्रमुख जो था वो क्या करता था? जो ग्राम का प्रमुख था, जो अधिकारी थे, वो गांव का संचालन करते थे, गांव के चीज़ें सुधार करते थे। आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार थी, है ना। आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था कैसी थी वहाँ पे कृषि और पशुपालन ज़्यादा किया जाता था प्राचीन समय में, ठीक है। लोग आपसी सहयोग और सामाजिक नियमों के अनुसार जीवन व्यतीत करते थे। ऐसे आपको जैसे सिंपल, आप जैसे गांव में देखते हो, उन्हीं पॉइंटों को आपको इसके के अंदर लिख देना है, क्योंकि आज भी काफ़ी गाँवों में ऐसा होता है जो प्राचीन तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ग्रामीण व्यवस्था का महत्व क्या है? जो ग्रामीण व्यवस्था की जाती है उसका महत्व क्या है प्राचीन समय में और आज के समय में भी? इसको आप लिख सकते हो पॉइंट बना के। जैसे ग्रामीण व्यवस्था से कृषि उत्पादन बढ़ता था, ठीक है, और समाज में शांति तथा व्यवस्था बनी रहती थी, इसलिए ग्रामीण व्यवस्था ज़रूरी है। अगर उन पर ध्यान नहीं देंगे तो ना कृषि होगी, ना पशुपालन होगा, और ना ही प्राचीन जो व्यवस्था है वो हमारी आगे बढ़ती रहेगी। और सिंपल सा आप निष्कर्ष आप बना के लिख सकते हो। दंड का महत्व समझिए, सिंपल सा फंडा है। आप दंड के बारे में थोड़ा सा प्रस्तावना लिखेंगे इसके अंदर और दंड की अवधारणा लिखेंगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि प्राचीन भारतीय राजनीति में दंड को शासन का महत्वपूर्ण साधन माना जाता था, क्योंकि इसी से न्याय मिलता था। दंड की अवधारणा क्या है? दंड का अर्थ अपराध करने वाले व्यक्ति को उचित सजा देना है, निष्पक्ष होकर, ठीक है ना। सजा देना ही दंड कहलाता है, वो भी निष्पक्ष होकर। दंड का उद्देश्य क्या है? समाज में शांति बनाए रखना। दंड का मुख्य उद्देश्य अपराधों को रोकना और समाज में अनुशासन स्थापित करना है। समाज में दंड का महत्व क्या है? ठीक है, उद्देश्य और महत्व में अलग अलग फर्क है, लेकिन आप दोनों को एक ही मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें पॉइंट बनाने हैं, ज़्यादा लिखना है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। दंड के भय से लोग कानून का पालन करते हैं और अपराध करने से बचते हैं, इसलिए दंड ज़रूरी है।
राज्य प्रशासन में दंड की भूमिका क्या है? राज्य दंड के माध्यम से न्याय स्थापित करता है और राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, इसलिए राज्य प्रशासन में दंड की भूमिका ज़्यादा है। ठीक है ना, ये न्याय रखता है और शांति बनाए रखता है। ठीक है ना, ये हो गया। दंड और न्याय का संबंध क्या है? अब देखो, दंड, जहाँ पे दंड है वहाँ पे न्याय भी है। उचित दंड न्याय की स्थापना करता है, जबकि अनुचित दंड असंतोष उत्पन्न करता है ना। अगर हम दंड सही नहीं देंगे तो असंतोष पैदा करेगा और जिसके साथ अन्याय हुआ है वो फिर से वो करेगा, वो भी क्या बोलते हैं, कानून को अपने हाथ में लेगा, है ना। इसलिए, और लास्ट में निष्कर्ष लिख देना आप। 5वां है महाभारत कालीन नगर सभा का वर्णन। ठीक है, अब महाभारत कालीन नगर सभा का वर्णन, इसमें हम क्या लिखेंगे? सिंपल सा है, मैं बार बार समझा रहा हूँ कि क्वेश्चन के बारे में थोड़ी सी लाइन आप ज़रूर लिखें इंट्रोडक्शन के तौर पे। अब प्रस्तावना इंट्रोडक्शन जिसे कहते हैं हिंदी में, कि महाभारत काल में नगर प्रशासन काफ़ी विकसित था। नगर सभा प्रशासन की एक महत्वपूर्ण संस्था थी। ठीक है ना। महाभारत कालीन प्रशासन कैसा था? उस समय राजा के साथ अनेक अधिकारी प्रशासनिक कार्यों में सहयोग करते थे। राजा अकेले काम नहीं करता था, वो महारथी जो ज्ञानी लोग थे उनको अपने साथ रखता था और साथ में सारे निर्णय लेता था सबके सुनने के बाद। नगर सभा की संरचना कैसी थी? नगर सभा में नगर के प्रतिष्ठित, अनुभवी और योग्य व्यक्ति को शामिल किया जाता था, जैसा कि मैंने इस वाले पॉइंट में बताया। नगर सभा के कार्य कैसे थे? नगर की सुरक्षा, सफाई, व्यापार और सार्वजनिक सुविधा की व्यवस्था नगर सभा द्वारा देखी जाती थी। अब इसको आप पॉइंट में लिख सकते हो, जैसे नगर की सुरक्षा की जाती थी, सफाई की जाती थी नगर में, क्योंकि सफाई रहेगी तभी लोग कहते हैं बीमारियों से बचेंगे। ठीक है ना। और सार्वजनिक सुविधाएं दी जाती थी। सार्वजनिक सुविधाएं जैसे उनका इलाज करवाना, उन्हें शिक्षा देना, उन्हें सिखाना, प्रशिक्षण देना। ठीक है ना। नगर सभा के अधिकार क्या क्या थे? नगर सभा प्रशासनिक विषयों पर सुझाव देता था और कई स्थानीय निर्णय भी लेती थी। ठीक है ना। नगर सभा किसे कहते हैं? जो काफ़ी सारे बुद्धिमान लोगों की एक सभा होती थी, वही नगर सभा कहलाती थी। शासन में नगर सभा की भूमिका क्या थी? ये संस्था राजा और जनता के बीच समन्वय स्थापित करने का कार्य करती थी। कभी कभी क्या होता था कि राजा तक पहुंचना आसान नहीं होता था उस समय पर। ठीक है, तो ये जो नगर सभा थी, इनके लोगों के जरिए राजा तक आम लोगों की बात पहुंचाई जाती थी। ठीक है, और फिर निष्कर्ष आ जाता है। अगला है 6वां क्वेश्चन, मनु और कौटिल्य के बारे में। ठीक है, मनु और कौटिल्य के बारे में आप लोग सभी जानते होंगे। मनु एक राजा था और कौटिल्य एक अर्थशास्त्र था। सबसे पहले प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन, जिसे कहते हैं कि प्राचीन भारत के राजनीतिक विचारकों में मनु और कौटिल्य का महत्वपूर्ण स्थान है। दोनों ने शासन, प्रशासन और समाज के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए। मनु का परिचय देते हैं जैसे पहले, कि मनु के परिचय कैसा था? मनु के अनुसार राजा का मुख्य कर्तव्य प्रजा की रक्षा करना है और न्याय स्थापित करना है। उन्होंने धर्म को शासन का आधार माना। ठीक है ना। जो धर्म है वो धर्म, ये जो धर्म की बात कही जा रही है, धर्म कोई रिलीजन वाला धर्म नहीं है। धर्म है मतलब कि कर्तव्य वाला धर्म। कर्तव्य ही आपका सर्वोपरि धर्म है, को शासन का आधार माना। ठीक है ना। मनु के राजनीतिक विचार कैसे थे? कि मनु के अनुसार राजा का मुख्य कर्तव्य प्रजा की रक्षा करना और न्याय स्थापित करना। ठीक है ना। यही क्या बोलते हैं, मनु के राजनीतिक विचार थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम, कौटिल्य का परिचय। मनु का परिचय पढ़ा हमने, अब कौटिल्य के बारे में थोड़ा समझेंगे कि कौटिल्य ने राज्य की शक्ति, कूटनीति, प्रशासन और गुप्तचर व्यवस्था पर विशेष बल दिया। उनके अनुसार राज्य की सुरक्षा सर्वोपरि है। दोनों बात एक ही कर रहे हैं पर अपने अपने तरीके से। मनु और कौटिल्य की तुलना, इससे पहले वाला पॉइंट है कौटिल्य के राजनीतिक विचार। कौटिल्य ने राज्य की शक्ति, कूटनीति, हमने ये तो पढ़ लिया ना। ठीक है, कौटिल्य के राजनीतिक विचार यही थे कि हाँ, कूटनीति तरीके से अपना राज्य की सुरक्षा करना। मनु और कौटिल्य की तुलना देखो क्या है कि मनु ने धर्म और नैतिकता को महत्व दिया, जबकि कौटिल्य ने व्यवहारिक, राजनीतिक और राज्य हित को अधिक महत्व दिया। ठीक है ना। भारतीय राजनीति में योगदान, और फिर निष्कर्ष लिख देना आप। जैसे भारतीय राजनीति में योगदान क्या दिया इनके विचारों ने? दोनों विचारकों ने भारतीय राजनीतिक चिंतन को समृद्ध मतलब कि मजबूत बनाया और शासन व्यवस्था के विकास में योगदान दिया। आगे पढ़ते हैं 7वां क्वेश्चन, धर्म, अर्थ एवं मोक्ष संबंध। ठीक है ना। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, ये भारतीय दर्शन में धर्म, अर्थ और मोक्ष मानव जीवन के महत्वपूर्ण पुरुषार्थ माने गए हैं। ठीक है ना। धर्म, अर्थ और मोक्ष, मोक्ष यानी कि आज़ाद हो जाना हर चीज़ों से। धर्म का अर्थ एवं महत्व क्या है? धर्म का अर्थ है कर्तव्य, सदाचार और नैतिक जीवन। यह व्यक्ति को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। ठीक है ना। धर्म का अर्थ एवं महत्व यही है। अर्थ का महत्व क्या है? अर्थ का संबंध धन और संसाधन से है। ठीक है। जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अर्थ आवश्यक है, यानी कि धन आवश्यक है।
मोक्ष की अवधारणा क्या है? मोक्ष का अर्थ जन्म मरण के चक्र से मुक्ति और परम शांति की प्राप्ति। मोक्ष सिंपल सा फंडा है, वही जो संत महात्मा जो होते हैं वैसे ही वाला। धर्म और अर्थ का संबंध, धर्म और अर्थ का संबंध क्या है कि धर्म के अनुसार अर्जित किया गया अर्थ ही श्रेष्ठ माना जाता है। अनुचित तरीके से कमाया गया धन अस्वीकार्य नहीं है, यानी कि तरीके से कमाया गया धन ही धर्म और अर्थ का संबंध ये है, ठीक है ना। धर्म के अनुसार अर्जित किया गया अर्थ यानी कि अपने नैतिक तरीके से अर्जित किया गया जो धन होता है वही क्या बोलते हैं, सही मायने में धन है, ठीक है ना। अर्थ और मोक्ष का संबंध क्या है? अर्थ व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करता है यानी कि धन, ठीक है ना। अर्थ यानी कि धन, यहाँ लिख देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना। तो क्या है कि अर्थ व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करता है जिसमें वह आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ता है। धर्म अर्थ एवं मोक्ष का पारस्परिक संबंध, ठीक है। अब इसको थोड़ा समझते हैं। क्या है कि धर्म अर्थ को सही दिशा देता है और धर्म तथा अर्थ मिलकर व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाता है, यानी कि वो सब कुछ हासिल कर चुका है, वो इन सब से दूर हो चुका है। फिर ये निष्कर्ष आ जाता है आगे चल के। फिर क्वेश्चन नंबर 8 आता है। इसमें भी सिंपल सा पहले इंट्रोडक्शन हमें लिखना पड़ेगा। प्राचीन काल में शासन व्यवस्था के आधार पर विभिन्न प्रकार के राज्यों का विकास हुआ, ठीक है। राज्य के प्रकार किस किस तरीके से हैं वो समझेंगे इसके अंदर। राज्य का अर्थ क्या है? राज्य एक राजनीतिक संस्था है जो निश्चित क्षेत्र, जनसंख्या और शासन व्यवस्था से मिलकर बनती है ना। उसमें राज्य में क्या होता है, जगह होती है, उसके अंदर फिर क्या बनता है कि शासन बनता है, उसके अंदर लोग बनते हैं। ये क्या हो गया, एक तरह से राज्य तैयार हो गया। अब राजतंत्र किसे कहते हैं? जहाँ पे राजा का शासन हो। इस व्यवस्था में शासन का अधिकार राजा के हाथ में होता है, एक व्यक्ति के हाथ में होता है। गणतंत्र के अंदर क्या होता है? गणतंत्र में शासन का संचालन जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से किया जाता है। यहाँ पे जनता चुनती है ना। साम्राज्य क्या है? यहाँ पे एक व्यक्ति के हाथ में, इसमें कई लोगों के चुन के एक व्यक्ति को चुनते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब साम्राज्य क्या है? जब एक शक्तिशाली शासक अनेक राज्यों पर शासन करता है तो उसे साम्राज्य कहा जाता है। एक राजा है, ठीक है, एक राजा है, इसने कई सारे राज्यों पर शासन कर रखा है तो इसे क्या कहेंगे? साम्राज्य कहेंगे, ठीक है। और अगर एक राजा है, इसने एक ही जगह पे वो राज्य कर रखा है, एक ही स्टेट पे, तो वो राज्य कहलाता है। अब संघात्मक राज्य क्या है? इस प्रकार के राज्य में विभिन्न इकाइयां मिलकर शासन चलाती हैं, ठीक है ना। संघात्मक राज्य यानी कि एक नहीं, एक से ज़्यादा व्यक्ति लोग मिलकर शासन चलाते हैं। विभिन्न राज्यों की विशेषताएं। अब इन सब जो राज्य हैं इनकी आप इसके अंदर विशेषताएं लिख सकते हैं कि इन राज्यों में क्या क्या कैसे कैसे संचालन होते हैं और फिर निष्कर्ष लिख सकते हैं। 9वां क्वेश्चन है, राज्य में कौन से गुण होने चाहिए? ठीक है, राज्य में कौन से गुण होने चाहिए कि वो एक अच्छा राजा में कौन से गुण होने चाहिए कि वो एक अच्छा राजा कहलाए। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है कि प्राचीन भारतीय राजनीति में राजा को राज्य का प्रमुख माना गया है। उसके गुणों पर राज्य की सफलता निर्भर करती है। अच्छा राजा होगा तो अच्छा राज्य बनेगा, बुरा राजा होगा तो राज्य की हालत बेकार हो जाएगी, ठीक है। नैतिक गुण के अंदर कैसा मतलब नैतिक गुण होना चाहिए राजा के अंदर, ये गुण हम पता चलेंगे कि हम राजा के अंदर। यहाँ पे आप एक पॉइंट लिख सकते हो कि राजा के गुण, एक हेडिंग लिख सकते हैं, उसके अंदर ये पॉइंट लिख सकते हैं। नैतिक गुण, राजा को सत्यवादी, ईमानदार और चरित्रवान होना चाहिए, ठीक है ना। बौद्धिक गुण, दिमाग होना चाहिए उसके अंदर, चतुर होना चाहिए वो। प्रशासनिक गुण, प्रशासन कैसे चलाना है उसके बारे में उसे अच्छा ज्ञान होना चाहिए। न्यायप्रिय होना चाहिए, न्याय करने वाला होना चाहिए, न्याय से प्रेम करने वाला होना चाहिए कि किसी के साथ अन्याय ना हो, ठीक है। नेतृत्व क्षमता में क्या है कि राजा में जनता का नेतृत्व करने और संकट के समय सही निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। नेतृत्व करे, लोगों में मोटिवेशन पैदा करे, ऐसा राजा होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। प्रजावत्सलता का मतलब क्या है कि राजा को अपनी प्रजा के हितों पर का ध्यान रखना चाहिए और उसके कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। प्रजा के बारे में सोचने वाला होना चाहिए। और फिर निष्कर्ष, बौद्ध साहित्य का वर्णन। अब बौद्ध साहित्य का क्या है कि बौद्ध साहित्य प्राचीन भारत की महत्वपूर्ण साहित्यिक और धार्मिक धरोहर है ना। इसने भी काफ़ी कहते हैं साथ दिया है भारत के राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में। काफ़ी सारी इसने अपनी बातें रखी हैं। जैसे इंट्रोडक्शन हमने समझ लिया कि बौद्ध साहित्य क्या है कि महत्वपूर्ण साहित्यिक और धार्मिक धरोहर है, ठीक है। बौद्ध साहित्य का परिचय, बौद्ध साहित्य में भगवान बुद्ध की शिक्षाओं, उपदेशों और बौद्ध धर्म की सिद्धांतों का वर्णन मिलता है हमें इसके अंदर। त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक बौद्ध साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण भाग त्रिपिटक है जो 3 भागों में विभाजित है, ठीक है। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक, ये है त्रिपिटक, ठीक है ना। ये त्रिपिटक क्या है? ये 3 पार्ट में
डिवाइड है। ये 3 पार्ट इसके ये हैं। सबसे पहले कौन सा है? विनय पिटक। इसमें भिक्षुओं और भिक्षुणियों के आचार व्यवहार संबंधी नियम दिए गए हैं इसके अंदर, ठीक है, कि वो कैसे रहेंगे। फिर सुत्त पिटक में अंदर क्या है कि इसमें भगवान बुद्ध की उपदेश और प्रवचन संकलित हैं कि उन्होंने क्या कहा और उन्होंने कैसे जीवन जीने की शिक्षा दी। फिर अभिधम पिटक में आता है। अभिधम पिटक क्या था? इसमें बौद्ध दर्शन और मनोविज्ञान का विस्तृत वर्णन मिलता है। मनोविज्ञान मतलब कि साइकोलॉजी का, ठीक है। और बौद्ध साहित्य का महत्व क्या है? यह साहित्य बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार और भारतीय संस्कृति के विकास में सहायक रहा है। और फिर इसके बाद निष्कर्ष आप लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 11, राजनीतिक चिंतन के बारे में समझाइए, ठीक है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम लिखेंगे कि राजनीतिक चिंतन ये व्यक्ति होते हैं, ठीक है। कौन से व्यक्ति होते हैं? जो राज्य शासन, सत्ता और समाज के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। उनके विचार से राजनीतिक व्यवस्था को दिशा मिलती है, ठीक है ना। जो राजनीतिक चिंतन होते हैं उनके विचार से राजनीतिक व्यवस्था को दिशा मिलती है। यह हम इंट्रोडक्शन के अंदर लिखेंगे। राजनीतिक चिंतन का अर्थ क्या है? राजनीतिक चिंतन वह व्यक्ति होता है जो राजनीति और शासन से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन एवं विश्लेषण करता है, ठीक है ना। क्या होता है? राजनीति और शासन से संबंधित जो सिद्धांत होते हैं, जो काम होते हैं, उनका अध्ययन करता है, उनका विश्लेषण करता है, उनको कैटेगरी में बांटता है। प्रमुख राजनीतिक चिंतक। अब प्रमुख राजनीतिक चिंतन प्राचीन भारत में मनु, कौटिल्य, बुद्ध और महावीर प्रमुख राजनीतिक चिंतन थे, ठीक है ना। कौन कौन से थे? मनु, कौटिल्य, बुद्ध और महावीर, ये 4 जो थे वो प्रमुख राजनीतिक चिंतन थे प्राचीन भारत के अंदर। राजनीतिक चिंतन के विचार। राजनीतिक चिंतन के विचार क्या क्या थे? इन चिंतकों ने राज्य, राजा, न्याय, दंड और प्रजा के अधिकार के बारे में महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए थे। समाज एवं राजनीतिक पर प्रभाव क्या पड़ा इनसे? इनके विचारों ने समाज में व्यवस्था, न्याय और प्रशासन स्थापित करने में सहायता की। मैं इन पॉइंटों को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि इन पॉइंट के अंदर लिखना क्या है, ठीक है। आधुनिक संदर्भ में महत्व। आज भी इनके विचार प्रशासन और राजनीतिक के अध्ययन में उपयोगी माने गए। और निष्कर्ष में लिख देना, ठीक है। निष्कर्ष इनके बारे में पूरा लिख देना कि राजनीतिक चिंतन ने राजनीतिक विज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, समाज के विकास में योगदान दिया। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। महाभारत के अनुसार राजधर्म क्या है? ठीक है, महाभारत में राजधर्म को राजा का सर्वोच्च कर्तव्य बताया गया है। राजा के जीवन प्रजा के कल्याण के लिए होना चाहिए, ठीक है। जो राजा है उसका जीवन कैसा होना चाहिए? प्रजा के कल्याण, प्रजा के लिए होना चाहिए। राजधर्म की अवधारणा। राजधर्म का अर्थ है राजा द्वारा धर्म और न्याय के अनुसार शासन करना, ठीक है ना। राजधर्म का अर्थ ये है कि राजा द्वारा धर्म और न्याय के अनुसार, जो धर्म है, जो धर्म का जो आपका कर्तव्य है उसके अनुसार और न्याय के अनुसार शासन करना चाहिए। राजा के कर्तव्य क्या है? राजा के कर्तव्य हम देखेंगे कि राजा का कर्तव्य प्रजा की रक्षा करना है। राजा का जो कर्तव्य होता है वो रक्षा करना होता है और न्याय देना होता है, ठीक है ना। ये राजा के कर्तव्य हैं। और राज्य की सुरक्षा, जो राज्य है उसकी सुरक्षा करना, ठीक है। ये राजा के कर्तव्य होते हैं। प्रजा के प्रति उत्तरदायित्व होना चाहिए। प्रजा हमेशा, जब प्रजा सवाल करे तो हमेशा उसको उत्तर दे, ना कि उनको भगाए धमकाए, ठीक है ना। तो प्रजा के प्रति क्या होना चाहिए? राजा उत्तरदायी होना चाहिए, समझाकर उनका समाधान करना चाहिए। न्याय एवं प्रशासन। राजा को निष्पक्ष न्याय करना चाहिए तथा प्रशासन को सुचारू रूप से चलाना चाहिए। सुचारू रूप से मतलब कि तरीके से चलाना चाहिए, दिमाग से चलाना चाहिए। धर्म आधारित शासन। महाभारत में धर्म को शासन का आधार माना गया है, ठीक है ना। शासन का जो आधार है वो धर्म को ही माना गया है। राजधर्म का महत्व क्या है? राजधर्म से राज्य में शांति, सुरक्षा और समृद्धि बनी रहती है, ठीक है। जो राजधर्म है वही राज्य का कल्याण करेगा। और निष्कर्ष लिख देना यहाँ पे, ठीक है। 13वां क्वेश्चन आता है, केंद्र के कौन कौन से गुण होते हैं? जो केंद्र है उसके कौन कौन से गुण होते हैं? अब समझेंगे केंद्र का मतलब क्या है यहाँ पे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है कि केंद्र किसी भी राज्य के प्रमुख प्रशासनिक शक्ति होती है। इसके माध्यम से पूरे राज्य का संचालन किया जाता है। केंद्र यानी कि राज्य का जो केंद्र है, ठीक है, उसके बारे में। केंद्र का अर्थ, केंद्र वह संस्था है जो शासन की मुख्य नीतियां और निर्णय निर्धारित करती है, ठीक है। प्रशासनिक गुण। केंद्र में प्रशासन को व्यवस्थित रूप से संचालित करने की क्षमता होती है। जो केंद्र होता है उसमें क्या होता है? प्रशासन को व्यवस्थित रूप से संचालित करने की क्षमता होती है केंद्र के अंदर। केंद्र का मतलब समझ गया?
केंद्र व संस्थाएं जो शासन की मुख्य नीतियां और निर्णय निर्धारित करती है। ठीक है, प्रशासनिक गुण क्या है इसके? केंद्र में प्रशासन को व्यवस्थित रूप से संचालित करने की क्षमता होती है। जो केंद्र होता है उसको क्या करता है? वो प्रशासन को व्यवस्थित रूप से संचालित करने की क्षमता रखता है। संगठनात्मक गुण क्या है इसका? कि वह विभिन्न विभागों और अधिकारियों के बीच समन्वय स्थापित करता है, मतलब कि संबंध स्थापित करता है, तालमेल, बैलेंस स्थापित करता है। ठीक है, समन्वय की क्षमता, केंद्र राज्य के सभी भागों को एक सूत्र में बांध कर रखता है। ठीक है ना, जैसे मान लो कि एक हमने ये बना दिया अल्टीमेट, ये बंदा सबको क्या बोलते हैं? कंट्रोल करेगा, तो इसके पास ज़्यादा पावर है, यही सारे राज्यों को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, समन्वय क्षमता क्या है? सॉरी, निर्णय लेने की क्षमता। राष्ट्रीय महत्व के निर्णय केंद्र द्वारा लिए जाते हैं। जो राष्ट्र का जो महत्व है वो उसका महत्व के निर्णय कौन लेता है? केंद्र द्वारा लिए जाते हैं। निर्णय लेने की क्षमता किसके पास है? केंद्र के पास। ठीक है ना, जो राष्ट्र है, जैसे मान लो बहुत सारे जो राज्य हैं, इसने मिलकर एक राष्ट्र बनाया और इसका जो राष्ट्र का जो भागदौड़ है वो एक केंद्र के हाथ में एक को दे दिया है। ठीक है, ये सबको संभालेगा, इनके बीच में तालमेल बनाएगा, इनके जो समस्या है उनको समाधान करेगा। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट है नियंत्रण एवं नेतृत्व क्षमता। केंद्र पूरे राज्य को दिशा प्रदान करता है और नियंत्रण बनाए रखता है। ठीक है, और फिर निष्कर्ष आ गया। 14वां क्वेश्चन है स्थानीय शासन की चर्चा कीजिए। स्थानीय शासन के बारे में थोड़ा समझेंगे आप। जैसे इंट्रोडक्शन पहले है कि स्थानीय शासन व्यवस्था है जिसके माध्यम से स्थायी स्तर पर प्रशासनिक कार्य किए जाते हैं। ठीक है ना, थोड़ी लैंग्वेज हार्ड है पर आप इसे अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आई होप आप लोग समझ सकेंगे। ठीक है, अगला है स्थानीय शासन का अर्थ। स्थानीय शासन का अर्थ क्या है? गांव, कस्बे और नगरों की प्रशासनिक व्यवस्था को स्थानीय शासन कहा जाता है। जो प्रशासनिक व्यवस्था, समझ लो, प्रशासन की जो व्यवस्था है उसको कहा जाता है स्थानीय शासन कहा जाता है। स्थानीय शासन की संरचना कैसे? इसमें ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत हो गए, पंचायत समिति हो गई, नगर पालिका और नगर निगम जैसी संस्थाएं शामिल होती हैं। स्थानीय शासन की संरचना इस तरीके से होती है यहाँ पे, इसलिए इसमें सारे ये लोग शामिल होते हैं। ग्राम स्तर का शासन क्या होता है? ग्राम पंचायत गांव के विकास और प्रशासनिक कार्यों का संचालन करती है। नगर स्तर का प्रशासन क्या होता है? नगर पालिका और नगर निगम शहरों के विकास और सुविधाओं का प्रबंध करती है। ठीक है, और स्थानीय शासन के कार्य एवं महत्व क्या है? ये जनता की समस्याओं का समाधान करता है और विकास कार्यों को बढ़ावा देता है। और सिंपल निष्कर्ष ये जरूर लिखें, इससे भी आपको काफी नंबर मिलते हैं। रामायण कालीन के समय में नगर सभा कैसी थी? अब हम रामायण के थ्रू पढ़ेंगे कि नगर सभा उस समय कैसी थी। सबसे पहले इंट्रोडक्शन आता है कि रामायण काल में प्रशासनिक व्यवस्था काफी विकसित थी और नगर सभा का महत्वपूर्ण स्थान था। ठीक है, रामायण कालीन प्रशासन, उस समय रामायण कालीन में प्रशासन कैसा था? राजा के नेतृत्व में शासन चलता था तथा विभिन्न सभाएं प्रशासन में सहायता करती थी। नगर सभा की संरचना कैसी थी उस समय? नगर सभा में विद्वान अधिकारी और सम्मानित नागरिक शामिल होते थे जिनकी बुद्धि काफी ज्यादा तेज थी। नगर सभा के सदस्य, इन सदस्यों का चयन उनकी योग्यता और अनुभव के आधार पर किया जाता है। ठीक है, नगर सभा के जो सदस्य थे उनकी जो लिया जाता है उनको उसमें सभा में, इन सदस्यों का चयन कैसे होता है? योग्यता और अनुभव के आधार पर होता है। नगर सभा के कर्तव्य, कार्य एवं अधिकार। नगर सभा नगर की सुरक्षा, व्यवस्था और विकास संबंधों कार्यों में सहयोग करती है। ठीक है, नगर सभा के कार्य एवं अधिकार ये हमने पढ़ लिया। जन कल्याण में भूमिका, ये जनता की समस्या को राजा तक पहुंचाने का कार्य भी करती है। कौन? नगर सभा। ठीक है, हमने ऊपर पढ़ा था कि नगर सभा क्या करती है? जनता की बातें राजा तक पहुंचाती है। नगर सभा का महत्व क्या है? नगर सभा प्रशासन और जनता के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी थी। ठीक है ना, प्रशासन और जनता के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी थी। क्यों कड़ी महत्वपूर्ण थी? क्योंकि ये रहा राजा और ये रही नगर सभा और ये रही जनता। ठीक है, ये इनके पास आएगी और ये इनकी बातें यहाँ तक लेके जाएंगे। ठीक है, और फिर निष्कर्ष आता है। 16वां क्वेश्चन, मंडल सिद्धांत क्या है? मंडल सिद्धांत कौटिल्य की विदेश नीति का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ठीक है, विदेश नीति का। अब मंडल सिद्धांत का परिचय क्या है कि इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक राज्य के चारों ओर मित्र और शत्रु राज्य का एक मंडल होता है। ठीक है ना, मतलब कि मंडल मतलब कि घिरा हुआ है। ये एक स्टेट है। ठीक है, इसके यहाँ पे मित्र भी है, शत्रु भी है। ठीक है ना, सारे हैं, सब लोग हैं इसके आसपास। तो
यही बताना चाहता है मंडल सिद्धांत, यही है कि इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक राज्य के चारों ओर मित्र और शत्रु होते हैं। अब जैसे मान लो ये मित्र है और ये शत्रु है, तो इसके भी चारों तरफ मित्र और शत्रु होंगे, इसके भी चारों तरफ मित्र और शत्रु होंगे, तो प्रत्येक राज्य के चारों तरफ मित्र और शत्रु होते हैं। यही मंडल सिद्धांत का परिचय है। और कौटिल्य का मंडल सिद्धांत क्या कहता है कि कौटिल्य ने राज्यों के बीच संबंधों को समझाने के लिए यह सिद्धांत प्रस्तुत किया है। कौन सा सिद्धांत? मंडल सिद्धांत। अब मित्र राज्य, जो राज्य सहयोग करते हैं उन्हें मित्र राज्य कहा जाता है। शत्रु राज्य, ठीक है, कौटिल्य का मंडल सिद्धांत हमने समझा। कौटिल्य ने राज्यों के बीच संबंध को समझाने के लिए यह सिद्धांत प्रस्तुत किया है। अब मित्र राज्य क्या है? जो राज्य सहयोग करते हैं उन्हें मित्र राज्य कहा जाता है। और शत्रु राज्य, जो राज्य विरोध करते हैं उन्हें शत्रु राज्य कहा जाता है। मध्यस्थ एवं उदासीन राज्य कौन कौन से होते हैं? कुछ राज्य ना तो मित्र होते हैं और ना शत्रु, उन्हें मध्यस्थ या उदासीन राज्य कहा जाता है। जैसे मान लो ये राज्य है, इसे ना इससे मतलब है, ना इससे मतलब है, ना इससे मतलब है, ये अपने में ही मस्त है, ठीक है ना। और फिर लास्ट में विदेश नीति में मंडल सिद्धांत का महत्व। यह सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और कूटनीति को समझाने में सहायक है। और फिर उसके बाद आता है निष्कर्ष, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। कौटिल्य अर्थशास्त्र के 7वें अधिकरण के दंड गुण। अब इसमें इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे कि कौटिल्य ने दंड को राज्य की शक्ति और व्यवस्था का मुख्य साधन बनाया है, ठीक है। जो दंड है, दंड जाहिर सी बात है, दंड, इसके दंड के गुण के बारे में बताएंगे, ठीक है ना। तो यही चीज़ बताइए कि जो दंड है वो राज्य की शक्ति और अव्यवस्था का मुख्य साधन है। 7वें अधिकरण का परिचय क्या है कि 7वें अधिकरण में राज्य की सुरक्षा और शत्रुओं से निपटने के उपायों का वर्णन मिलता है। किसका जो 7वां अधिकरण का परिचय? कौटिल्य के अर्थशास्त्र का। दंड की अवधारणा, दंड का जो अर्थ है, जो दंड की अवधारणा है उसका अर्थ क्या है कि अपराधी और शत्रुओं को उचित दंड देना, यही दंड की अवधारणा है। दंड के प्रमुख गुण क्या हैं? इसके और भी पॉइंट लिख सकते हो, और भी पॉइंट है जैसे न्यायपूर्ण होना, ठीक है, न्यायपूर्ण होना, सामान्यकूल होना, सामान्यकूल मतलब कि निष्पक्ष होना, अपराध के अनुसार होना, राज्य के हित में होना, ठीक है ना, कि जो राज्य के हित में जो निर्णय लिया जाएगा वही निर्णय होना चाहिए। दंड का उचित प्रयोग, अब उचित प्रयोग कैसा है कि दंड का प्रयोग सोच समझकर और न्याय के आधार पर किया जाना चाहिए। राज्य सुरक्षा में दंड की भूमिका, दंड से राज्य में अनुशासन और सुरक्षा बनी रहती है। वही सब देखो, हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं तो देखा जाए तो हर क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो दूसरे क्वेश्चन में भी थे, पहले क्वेश्चन में भी थे, हमने जो पढ़े उसके अंदर भी थे, तो सेम आ रहे हैं। तो आप समझिए, इन पॉइंट्स का मतलब समझिए और उन्हें लिख के आइए, कोशिश कीजिए कि आप लिख सकें अपनी भाषा में, उसमें भी नंबर आपको पूरे मिलते हैं, ठीक है। और फिर निष्कर्ष, दंड नीति का महत्व क्या है वो पढ़ते हैं हम कि राज्य सुरक्षा में दंड की भूमिका। हम ये पढ़ते हैं पहले कि दंड से राज्य में अनुशासन और सुरक्षा बनी रहती है, ठीक है, ये इसकी भूमिका हो गई। दंड नीति का महत्व क्या है कि न्याय से निष्पक्ष न्याय करते हैं इसके अंदर और सभी को न्याय, फिर ठीक है। फिर निष्कर्ष आता है। क्वेश्चन नंबर 18 हम पढ़ते हैं कि प्राचीन काल में कर के प्रकार कैसे थे। प्राचीन भारत में राज्य आय का मुख्य स्रोत, जो राज्य का आय था वो हमने ऊपर पढ़ा कि मुख्य जो स्रोत है वो कर था। लिमिटेड अगर टैक्स होगा तो जनता कहते हैं खुश रहेगी, खुशी खुशी देगी, और लेकिन ज़्यादा कर देंगे तो फिर अराजकता फैल जाती है। यही है। कर व्यवस्था का परिचय कैसे देंगे कि राज्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के कर लगाए जाते थे, जिससे क्या होता था कि राज्य का जो संचालन था वो चलता था। भूमि कर पहला है, ठीक है, पहला क्या है? भूमि कर। कृषि भूमि पर लगाए जाने वाला कर क्या कहलाता है? भूमि कर कहलाता है। व्यापार पर लगाए जाने वाला कर व्यापार कर कहलाया जाता है। उत्पादन पर लगाया जाने वाला, जिस चीज़ की उत्पादन होती है, जैसे वस्तुओं के उत्पादन पर लिया जाने वाला कर ही उत्पादन कर कहलाया जाता है। शुल्क एवं उपकर, ये क्या है? मार्ग, बंदरगाह और अन्य सेवाओं पर शुल्क लिया जाता है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन पे कर लिया जा रहा है, ठीक है ना, कुछ माल दूसरे बॉर्डर से आ रहा है तो उस पर कर लिया जा रहा है। कर का महत्व क्या है? कर से राज्य के प्रशासन और सुरक्षा का खर्चा पूरा होता है और जनता की सेवा होती है। क्वेश्चन नंबर 19, प्राचीन काल में अंतर्राष्ट्रीय संबंध। प्राचीन काल में अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसे हुआ करते थे? प्राचीन काल में भी विभिन्न राज्यों के बीच राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध होते थे, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध की अवधारणा क्या है? दो या अधिक राज्यों के बीच स्थापित संबंधों को अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहा जाता है, ठीक है। या तो आप ये इसके अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अर्थ लिख सकते हो, ठीक है ना, वो भी यही है। कूटनीति का राजन्याय क्या है कि राज्य अपने हितों की रक्षा के लिए कूटनीति का प्रयोग करते थे। कूटनीति यानी कि आपसी सहमति, आपसी संबंध, इसी को कूटनीति कहते हैं। संधियां एवं समझौते करते था। शांति और सहयोग बनाए रखने के लिए संधियां की जाती थी। संधियां क्या होती थी कि एग्रीमेंट समझ लो, एग्रीमेंट किए जाते थे कि हाँ आप इस
में दखलंदाजी नहीं करोगे, हम उसमें दखलंदाजी नहीं करेंगे। व्यापारिक संबंध क्या कैसे होते थे कि राज्यों के बीच वस्तुओं का आयात निर्यात होता था आपसी सहमति से। युद्ध एवं शांति नीति, आवश्यकता पड़ने पर युद्ध तथा अन्य समय में शांति नीति अपनाई जाती थी। सांस्कृतिक संबंध क्या थे, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। व्यापारिक संबंध पढ़ लिया। सांस्कृतिक संबंध कैसे थे कि विभिन्न देशों के बीच सांस्कृतिक, धर्म और ज्ञान का आदान प्रदान होता रहता था। संबंध होते थे तो इन सब का भी आदान प्रदान होता था। और निष्कर्ष, तो प्राचीन काल में इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाए जाते थे। और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, मंत्रिपरिषद का अर्थ, अधिकार एवं कर्तव्य। इसको हम थोड़ा समझेंगे कि मंत्रिपरिषद राजा को शासन कार्यों में सहायता देने वाली महत्वपूर्ण संस्था थी, जो मंत्रिपरिषद थी, ठीक है ना। मंत्रिपरिषद का अर्थ क्या है कि राजा को सलाह देने वाले मंत्रियों के समूह को मंत्रिपरिषद कहा जाता है। मंत्रिपरिषद का गठन एवं संरचना कैसे है, इसमें योग्य, अनुभवी, विद्वान व्यक्ति को शामिल किया जाता था। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, सेम पॉइंट यहाँ भी लिखना है। नगर सभा के आप समझ रहे हो, नगर सभा, यहाँ पे मंत्रिपरिषद नाम बदल दिया। मंत्रिपरिषद के अधिकार क्या है, राजा की नीतियों, मंत्रिपरिषद का गठन एवं संरचना, ये पढ़ेंगे पहले कि इसमें योग्य, अनुभवी और विद्वान व्यक्ति को शामिल किया जाता है। अधिकार क्या क्या है इनके पास कि राजा की नीतियों पर विचार करना और महत्वपूर्ण निर्णयों में, निर्णय जो लेता है राजा, उनमें सहयोग देना। मंत्रिपरिषद के कर्तव्य क्या है, राजा को परामर्श देना, ठीक है, सुझाव देना, प्रशासन में सहायता करना और राजा के हितों की रक्षा करना। जो उनके हित हैं उनको बचा के रखना ताकि उन पर किसी का दबदबा ना हो जाए। राजा को परामर्श देने की भूमिका, ये हमने पढ़ लिया। शासन में मंत्रिपरिषद का महत्व क्या है, ये संस्था शासन को अधिक प्रभावी और व्यवस्थित बनाती है। जाहिर सी बात है कि अगर एक से ज़्यादा लोग होंगे तो सलाह ज़्यादा दी जाएगी, ठीक है ना, काम बढ़ जाएंगे आपस में और बाकी मुद्दों पर भी ध्यान दिया जाएगा। और लास्ट में आता है निष्कर्ष, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी ये वीडियो खत्म हो जाती है। ये है आपके 20 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट। इनमें से काफ़ी चांसेस हैं कि आपके एग्जाम में ये इनमें से कुछ भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और मोस्टली आप देख रहे होंगे कि ज़्यादातर क्वेश्चंस में एक ही तरह की बातें पूछी गई हैं, तो आप अपने क्वेश्चंस को बना के भी लिख सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के आने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने उन दोस्तों को जिन्हें इसकी ज़रूरत है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।